नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं खुशी मार्ग। साथियों, अभी हमारे साथ हैं रिस्पेक्टेड राहुल जी, जिन्होंने हाल ही में रेलवे में तकनीशियन के पद पर चयनित हुए हैं और इस लक्ष्य को पाने के क्रम में उन्होंने कितना संघर्ष किया है और किस कदर अपने मेहनत को और अपने सपने को साकार बनाया है, आपके साथ वो अपनी बात रखेंगे। सर राहुल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खुशी मार्ग यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद आपको और आपके सारे दर्शकों को प्रणाम। सर, आप अपना सबसे पहले परिचय बताइए कि कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आपकी शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी वो? मैं रोहतास ज़िले का निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव से हुई है, जैसे कि और लोग का भी होता है अधिकतर। और ग्रामीण परिवेश से मैं आता हूँ और ग्रामीण परिवेश से आकर मैंने 10th तक गाँव से किया। उसके बाद आरा के बाद पटना तक मेरी जर्नी रही। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जर्नी रहा, ये पूरी तरीके से पटना में रहा। अच्छा, अच्छा। तो सर आप एक बार बताइए कि आप जो चयनित हुए हैं, कौन-सा पोस्ट है? जी, हाल ही में 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा टेक्नीशियन के पद पर बहाली निकाला गया था। मैं उसी के पद पर चयनित हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा सर, आपको इस पद पर चयनित होने के लिए बहुत-बहुत बधाई सर। और सर आप आगे बताइए कि आप जो पढ़ाई करते थे, वो पढ़ाई करने का तरीका क्या था? कृपया उसे विस्तार से बताएँ ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं, वो अपने तैयारी को नया आयाम दे सकें। हाँ, तैयारी तो सभी स्टूडेंट के लिए अपने-अपने कंफर्टेबल जो भी जैसे भी कंफर्टेबल लगे उस अनुसार से तैयारी करना चाहिए, ठीक है ना? किसी का भी कॉपी नहीं करना चाहिए और ख़ास करके मेरी कॉपी तो और नहीं, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से तैयारी की है बहुत ही अनोखा तैयारी था मेरा। अनो बहुत ही अनोखा रूप से मैंने पढ़ाई किया है, जो कि लगभग किसी को भी पसंद नहीं आता है और ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए, ये सब मैंने किया। ईश्वर का कुछ दैवीय शक्ति था कि उतना लापरवाही के साथ पढ़ने के बाद भी मेरा मेमोरी पावर वैसा था रहता था कि मैं उस चीज़ को कैप्चर कर लेता था, जो कि लोग 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ के भी नहीं कर पाते हैं। हमारे आस-पड़ोस में काफ़ी मित्र हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जो भी पढ़िए, जितना देर भी पढ़िए, लेकिन सिलेबस को कमांड पे रख के पढ़िए। जिस जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं, उस चीज़ पे सिलेबस पे कमांड करिए, सिलेबस के अनुकूल पढ़िए, ठीक है ना? और मन में अहम मत पालिए। अगर अहम पाल लिए तो वहीं आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? मैंने कभी जीवन में अहम नहीं पाला और ना ही हमारे मित्रों ने हमें पालने दिया। अच्छा, तो सर जो तैयारी के क्रम में जो आपके विभिन्न सोर्सेज़ होती थी, जैसे कोचिंग वगैरह, कौन-कौन सा बुक्स पढ़ते थे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँगे? को बुक्स वगैरह तो ज़्यादा मैंने स्टडी नहीं किया, वही बेसिक बुक्स जो हमारे सीनियर सब गाइड करते थे, मैं वही बेसिक बुक्स पढ़ा हूँ। और कोचिंग वगैरह भी जो वही बेसिक जो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का जो कोचिंग होता है, मैंने वही किया है, जो कि सभी लड़के करते हैं यहाँ लगभग रेलवे की तैयारी करने वाले। सिलेबस के अनुकूल पढ़ाई किया है टोटल मिलाकर, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अथक मेहनत नहीं किया है और ना ही कोई अथक ज़्यादा प्रयास किया था, ठीक है ना? बस उतना ही प्रयास किया जितना एक परीक्षा के लिए आवश्यक है। तो सर कृपया उन बुक्स का नाम बता दीजिए जिसको पढ़ कर के या जिस बेसिक की आप चर्चा कर रहे हैं उसको उस बेसिक को वो लोग पकड़ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग बुक ज़रूरी होता है, ठीक। लेकिन अगर मैं स्पेशली रेलवे की बात करूँ तो रेलवे के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि रेलवे में चूँकि साइंस का वेटेज अच्छा रहता है, तो सभी विद्यार्थी एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी 9-10 रेलवे के लिए रामबाण है। अगर एनसीईआरटी 9-10 अगर लोग पढ़ लेता है, तो निश्चित तौर पे वो सफल हो जाएगा। मैंने एनसीईआरटी पूरी तरीके से कमांड की और 40 में से 36 साइंस मैंने सही किया था एनसीईआरटी में। और एक बार सर विषय वाइज आप यह बता दीजिए कि जैसे आपने बताया कि साइंस के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इस सब के लिए कौन-कौन से सोर्स का उपयोग किया था आपने? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो नॉर्मल लुसेंट होता है, मैंने लुसेंट पढ़े। उसके बाद फिर थोड़ा सब्जेक्टिव की तरफ मूव किया। मैंने सब्जेक्टिव अच्छे-अच्छे टीचर अलग-अलग सोर्सेज से पढ़ाई किया और ग्रुप डिस्कशन किया। ग्रुप डिस्कशन से भी कुछ बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। हमारे पार्टनर थे गौरी भैया, उनका बहुत मतलब उनसे मैं काफ़ी प्रभावित था जीके जीएस को लेकर।
तो उनका भी कुछ योगदान था कि उनको देखकर मैं जीके जिसकी तरफ मतलब प्रयास किया। हालाँकि जब तक वो रहे तब तक मैं उनसे कुछ सीख नहीं पाया, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत कुछ सीखा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये तो बात ठीक रही कि सर आपने बताया इस तरीके से पढ़ाई की और कि एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी कुछ रणनीति होनी चाहिए क्या? आपके अनुसार अगर हो तो आप पॉसिबल हो बताएँ? टाइम मैनेजमेंट तो प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए और अपने अनुकूल एक रूटीन फिक्स करे और चाहे दिन हो या रात, सबका पढ़ने पर उनका अलग-अलग कंफर्टेबल ज़ोन में पढ़ाई करिए और टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी को आस-पास ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन आस-पास समय व्यर्थ नहीं करने का मतलब ये भी नहीं कि सारा दिन पढ़ाई करते रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई के साथ-साथ एन्जॉय भी बहुत ज़रूरी है। आपके स्वस्थ मस्तिष्क के लिए एन्जॉय बहुत आवश्यक है। मित्रों से मिल के रहिए, मिलिए-जुलिए, हँसिए, खेलिए, उसके बाद पढ़ाई के ज़ोन में पढ़ाई करिए। वही मित्र से जो हँस खेल रहे उसी से पढ़ाई करिए, उन्हीं के साथ पढ़ाई का डिस्कशन करिए, अच्छा-अच्छा अथी करिए। ये नहीं कि मैं बहुत दिखावा कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ, ये ऐसा है, वैसा नहीं। मित्रों के साथ रह के रहिए और अच्छे से एकदम मिल-जुल के हाँ, हँसमुख माहौल में एकदम पढ़ाई करिए। और एक बात और जब अपन घर से बाहर निकलते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस अर्थात जिसको प्रेम कहते हैं, वो प्रेम में उलझना वो आपके लिए शक्ति का प्रतीक रहा या फिर स्टूडेंट को किस तरीके से प्रेम और उसमें मैनेज करना चाहिए? कृपया इस पे कुछ बताएँगे? हाँ, देखिए मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के जो पटना में तैयारी करने के लिए आते हैं, उनके लिए प्रेम करना तो एक अपराध के समान है। और लगभग और ये एक ऐसा विषय है जिसे बहुत कम बच्चे अछूता रह पाते हैं। लेकिन चूँकि यह प्राकृतिक हार्मोनल अथी है जिससे मतलब हम लोग एक पुरुष मादा के प्रति आकर्षित होता ही होता है। लेकिन इससे बच के रहना चाहिए, आस-पास के लोगों से सीखना चाहिए कि क्या इसका मतलब बुरा प्रभाव पड़ा है और जो बच गया वो बहुत जल्दी गेन कर जाता है, जो नहीं बचा वो थोड़ा-सा कुछ उसको टाइम लगता है लेकिन सँभल जाता है। कुल मिला के बात कि फिर अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो प्रेम से दूर ही रहें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और सर जैसा कि आपने बताया फ्रेंड्स में नाम लिया गौरी भैया और उनके अलावा भी उन आपके जो मित्र रहे ही होंगे, उन मित्रों का क्या योगदान रहा है और कैसे मैनेज करते थे मित्र और अपनी पढ़ाई? हमारे जितने भी सीनियर रहे, गौरी भैया हो गया, नवनीत भैया हो गया, ये लोग बहुत हमको मोटिवेट करते थे पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब हमको बहुत हमेशा चिताते रहते थे पढ़ने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में मैं उन लोग की बातों को ज़्यादा वज़न नहीं देता था, लेकिन समय बीतते गया और उनके बातों का असर हुआ और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया और हमारे मित्रों का भी बहुत उत्प्रेरक के रूप में हमको काम दिए कि जहाँ भी मतलब हमको कमज़ोर पड़ते थे वहाँ हमको समय-समय पे याद दिलाते रहे। हमारे मित्र जो अवनीश जी हैं, शेषकांत जी हैं, राजा जी हैं, ये लोग बहुत, इन लोग का योगदान है मेरे जीवन में और हाल ही में अभिषेक जी हैं, उनका भी बहुत योगदान है। सफलता में लगभग मेरे बराबर का हिस्सेदार है ये लोग। अच्छा, आप सफलता का अपना व्यक्तिगत श्रेय किनको देने चाहेंगे? घर पे माता-पिता के अलावे या फिर माता-पिता के? माता-पिता के अलावा हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, तो मैं उनको अपना श्रेय देना चाहूँगा और मेरे बड़े भैया हैं छत्तीसगढ़ में पुरातत्व विभाग में हैं, जो कि जिनसे मैं काफ़ी प्रभावित रहता था। मैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई के प्रति ज़्यादा आकर्षण का केंद्र मेरे वही थे, लेकिन उनको और मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है, माता-पिता का योगदान रहता ही रहता है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो साथियों अभी आप सुन रहे थे आदरणीय राहुल जी का जो टेक्नीशियन के पद पर चयनित हुए थे। साथियों ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस आपके बीच लाता रहूँगा ताकि आप उन वीडियोस को देख करके अपने जीवन में हर वो चीज़ कर पाएँ जो सफलता पाने के लिए ज़रूरी होता है। और साथियों एक बात और कि कुछ कहेंगे सर? हाँ, मैं यही कहूँगा कि जीवन थोड़ा खुशहाली तरीके से जिए, सीरियस होके जीने से कुछ नहीं है। आप ज़्यादा दिखावा करोगे कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, उस टाइप के दिखावा मत करिए, आराम से बढ़िया से रहिए, पढ़िए, मित्रों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसे करना चाहिए, ठीक है? हम पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मैं थोड़ा ही से पढ़ता था, ठीक है? लेकिन जितना देर पढ़ता था उतना देर सटीक पढ़ता था। कइयों के 8 घंटे पे भारी मेरा 1 घंटा पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि मैं जो 1 घंटा पढ़ता हूँ वो 8 घंटे में वो नहीं गेन कर पाते हैं। टोटल मिलाकर गेन करना आवश्यक होता है, ठीक है ना? हमारे वीरेंद्र भैया थे, हमको हमेशा मेरी आलोचना करते रहते थे मेरे मुँह पे ताकि मैं पढ़ूँ और मैं उनकी आलोचना को सकारात्मक रूप में लेके पढ़ाई करता था। हाँ, तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और खुशी मार्ग को अपना टाइम दिया। और साथियों, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि आप अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, तो ऐसे ही ढेर सारे मैं लोगों को लाता रहूँगा आपके मंच पे और आपके बीच साझा करता रहूँगा। जैसे मैंने आलोचना की बात की कि अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसको सकारात्मक रूप में लें, चाहे आपके मित्र हो चाहे सीनियर हो, ठीक है? अब वो आपके भले के लिए आलोचना करते हैं। अगर आपके संघर्ष के समय कोई आपका साथी है तो समझिए कि आपका आलोचक है, और आलोचक पॉजिटिव आलोचक। अगर कोई आपके कहीं आप कमज़ोर पड़ते हैं, वो आपको कोई किसी कमज़ोरी को दिखा रहा है तो जैसे कि मेरे को जब भी लगता था कि मैं जीके में बहुत अच्छा हो गया हूँ, मैं अच्छा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा हमको अपने से जो सीनियर है उनका ठीक हटाए, अपने से जूनियर को मुँह नहीं लगाना चाहिए, जो आपसे कम जानते हैं उनकी बातों को ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए, ठीक है? और हमारे गौरी भैया हमको डेली बताते रहते थे कि तुम तालाब का पोठिया मछली हो, उसको लेके मैं और थोड़ा एनर्जेटिक होके और ज़्यादा मेहनत करता था, और मेहनत करने के क्रम में मैंने बहुतों को पीछे छोड़ा है। अपने समय से लगभग अच्छे लेवल पे हूँ। जितना देर मैंने मेहनत किया उतना देर में बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। तो साथियों, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और सर आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।